जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के जुझारू, ऊर्जावान और संवेदनशील अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेणु देवी जी, उपस्थित हमारे सभी भारत सरकार में और बिहार सरकार में मंत्री, उपस्थित सभी वरिष्ठ सांसदगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ साथीगण और 23 जिलों में जुड़े हुए हमारे उपस्थित सभी जिला के अध्यक्ष जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मैं भी स्क्रीन पर देख रहा था तो मुझे मोतिहारी में प्रमोद कुमार जी भी दिखे, मुझे सतीश दुबे बगा में दिखे, मुझे दिवेंद्र सराफ जी भी दिखे। पहचानने की कोशिश कर रहा था मैं वर्चुअली जो लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार और सभी का अभिनंदन। आज हम सब लोग यहाँ पर 16 कार्यालयों का श्री गणेश और 7 कार्यालयों पर शिलान्यास करते हुए कार्य के प्रारंभ करने का कार्यक्रम शुरू किया है। मैं अपने ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमारे बिहार के पार्टी की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं कि यह कार्यालय आज जो समर्पित हुए हैं वह पार्टी के विकास में, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने में अपना योगदान करें। वैसे ये कार्यालय की कल्पना मैं आप लोगों के साथ आज जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जब 2014 में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो वह एक दिन 11 अशोक रोड पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के लिए आए। पार्टी के कार्यालय का रेनोवेशन हुआ था। उन्होंने रेनोवेशन को देखा, देखने के बाद उन्होंने पूछा कि ये है तो सरकारी जमीन पर, सरकारी प्रॉपर्टी है। तो फिर उन्होंने एक कल्पना हम सबको दी। मैं उस समय महामंत्री होता था, अमित भाई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। तो उन्होंने कल्पना दी कि क्या हम अब इतनी बड़ी पार्टी बने, क्या हम अपना कार्यालय नहीं रख सकते? क्या हमको हर एक जिले में और हर एक प्रदेश में अपना कार्यालय नहीं होना चाहिए? ये उन्होंने हम लोगों को कल्पना दी और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी ने इस कल्पना को साकार करने का प्रयास किया और मुझे याद है कि लगभग 724 जिले हमने ऐसे इंगित किए जहां हमको कार्यालय बनाना है। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 215 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं और 512 कार्यालयों पर काम चल पड़ा। कुछ कार्यालयों के लिए जमीन की रजिस्ट्री रह गई और आज मुझे यहां बिहार में आकर के 16 कार्यालयों का, पिछली बार मैं आया था तो शायद 10 कार्यालयों का, 11 कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं और 7 कार्यालयों का शिलान्यास कर। ये बहुत ही हम सबके लिए संतोष का विषय है कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं उस पार्टी को सुसज्जित करते हुए, कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम कैसे काम में जुटे। मैं यहां बैठा बैठा सोच भी रहा था, मैं राधा मोहन जी से पूछ भी रहा था
बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारा कार्यालय 72-74 में राजेंद्र नगर में एक किराए के मकान पर चलता। लंबे समय तक आर्य भवन हमारा सेंटर था। आज मैं जाने वाला हूं बंगाली के कार्य लंबे समय। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद हम लोगों को ये वाला कार्यालय अलॉट हुआ। और मुझे याद है यार, हरी खिड़कियां, मैं पिछली बार भी चर्चा की थी, हरी खिड़कियां होती थी, कैलाश जी होते थे, अशोक जी होते थे, बाबू आपटे होते थे। और उस समय से लेकर के एक यात्रा हमारी चली। अब आज अगर आपको संतोष करना हो और खुशी मनानी हो तो वो दिन याद रखना चाहिए जब हम किराए के मकान में छोटे छोटे स्थानों पर कार्यालय चलाते थे, और आज एक भव्य कार्यालय, एक मंदिर के रूप में सुसज्जित कार्यालय हमको मिलता है। हमारा कार्यालय ई लाइब्रेरी से सुसज्जित है, हमारा कार्यालय इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हमारा कार्यालय दुनिया की कोई भी जानकारी, खबर चाहिए उसकी व्यवस्था है। चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल है, 15 आदमी बैठना चाहते हो तो छोटा कॉन्फ्रेंस हॉल है, बड़ा बैठना चाहते हो तो हॉल है, अलग से बैठना चाहते हो तो कमरे हैं। यानी पार्टी ने हार्डवेयर तैयार किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर हमको बरकरार रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, देखो हम बीजेपी ऑफिस नहीं बोलते, हम कार्यालय बोलते हैं। हम कार्यालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑफिस का कॉन्सेप्ट यह है कि 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय एक जीता जागता मंदिर है हमारी विचारधारा का, यह कभी बंद नहीं होता है, और शाम को ही इसमें रौनक आती है, ये भी होते हैं। और ये संस्कार केंद्र है। मैं जब युवा होता था तो मुझसे कोई बोलता था, नड्डा जी समझाओ ये पार्टी क्या होती है, संगठन क्या होता है। तो मैं उनको बोलता था कार्यालय आओ। तो कार्यालय में क्या करना, मैंने कहा आओ तो सही। आता था बेचारा, दरी पर बैठता था। अब कॉलेज का स्टूडेंट, जीन की पैंट पहनी हूं, दरी पर बैठना पड़े तो समझ में आ जाए। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज के लोग जब जमीन पर बैठते थे तो दिमाग भी जमीन पर आ जाता। उद्देश्य था संस्कार देना, उद्देश्य था कि परिवर्तन के माध्यम कैसे बनते, उद्देश्य था कि उनको यह बताना कि एक साथ मिलकर के काम कैसे कर सकते। हमारे पास बहुत से लोग आते थे, नड्डा जी टेल मी सम वर्क, वी कैन डू एनीथिंग, पर ये बैठक उठक हमें नहीं आती। मैं कहता था इसी उठक बैठक से तुम बनोगे, इस बात को याद। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, ये संस्कार देने का केंद्र है। इसलिए कार्यालय जब हम बोलते हैं तो वो संस्कार केंद्र है। आपको पता चलता है कि एक साथ मिलकर के काम कैसे किया जा सकता है। और जब विपरीत परिस्थिति में हमारे लोगों ने खड़ा किया है, कोई जानता था इससे पहले जब वो पार्टी में आए कि फुल टाइमर क्या होता है, परिवार के बिना रहने वाले लोग कैसे काम करते हैं। कोई जानता था कि पार्टी को खड़ा करने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान किया है। ये सब चीजें जानने का केंद्र है तो कार्यालय है, और इसलिए इनफॉर्मल एजुकेशन का रास्ता निकाले। लेकिन अब हम नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, और अगर हमको नई ऊंचाइयों पर जाना है तो मॉडर्न फैसिलिटीज का उपयोग करते हुए हमारा कार्यकर्ता मोस्ट मॉडर्न विषयों के साथ भी अपने आप को जोड़ता हुआ दिखना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, कैसे घट रही है, क्या घट रहा है, ये सारी जानकारियां हासिल करने का केंद्र अब हमारा कार्यालय है। इसलिए कार्यालय का उपयोग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं,
देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगे हुए। अब याद कीजिए ना, जनसंघ के दिनों में कभी सोचा था? मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को ऐसे 100 परिवार आपको मिल जाए। आज मैं गंगा बाबू जी के यहाँ जाने वाला हूं, दानापुर में चुनाव लड़ते थे, कोई सोचा था नहीं जीतेंगे। आज भी हमारे लिए कभी कठिन की सीट बन जाती, लेकिन क्या सरलता से चुनाव लड़ते थे। कौन सी प्रेरणा थी उनको? विचारों की लड़ाई थी। तो हम विचार से जुड़े हुए पार्टी, और हम कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर बनता है कार्यालय में। उसका बहुत बड़ा उपकरण कार्यालय होता है, 2 दिन में नहीं पैदा हो जाता। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कहीं कोशिश कर ले जितना करना है, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। कुछ नहीं होने वाला। ये जितने कैंप लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम लगता है। ट्रेनिंग नाम की चीज इनको समझने पहले खुद ट्रेन होना पड़ेगा। संस्कार 2 दिन में नहीं आते। ये भारतीय जनता पार्टी का हम किसी को जानते हो आसाम में, न जानते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनको मालूम है कि हमारे कार्य करने का तरीका कैसा। हमें मालूम है कि हमारे बूथ के अध्यक्ष को मैं अपने साथ बैठा करके किस तरीके से विचार से जोड़ना चाहता हूं। ये 2 दिन में ये तरीके नहीं आते, ये कम्युनिकेशन 2 दिन में नहीं आता, ये संस्कारों से आता है। और ये संस्कार पैदा करने में निश्चित रूप से एक तरीका होता है जिसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम विचारनिष्ठ पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, और हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी। सबसे बड़ी मास फॉलोइंग हमारी है। आप सोचिए ना, आज सभी लोग अपनी पार्टियां छोड़ करके 20-20 साल 30-30 साल लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि कार्य करते हुए देश को परिवर्तित करने का उपकरण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को ये छोटी घटना नहीं होती। 20-20 साल 30-30 साल जीवन का किसी पार्टी में लगा देना और उसके बाद फिर आकर के हम इस तरीके से खड़े हो, ये कोई छोटी घटना नहीं होती। ये हमारी जो फॉलोइंग बढ़ रही है। और मैं कई बार, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आप सब कहना चाहता हूं कि देखिए, हम राजनीति को समझें। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पे कहा, नेशनल आउटकम्स विथ रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल कमिटमेंट विथ रीजनल एस्पिरेशंस, विविधता में एकता। ये नारा नहीं था ऐसे ही, ये ऐसे ही नहीं था कि मुंह से निकल गया। ये सोचा समझा, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहेगा, और एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेगा, तो उसी लड़ाई को 52 से लड़ते लड़ते, 51 से लड़ते लड़ते 2020 में 5 अगस्त 370 को धाराशाही किया है। ये विचारधारा कोई पार्टी नहीं, और एक देश में अब एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बन गया है। तो ये विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसके कारण से ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं जब कहता हूं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, जिन कांग्रेस पार्टी ने कभी रीजनल एस्पिरेशंस को समझा नहीं, इसलिए साउथ में होते हुए भी उखड़ गए। केरला में उखड़ गए, कर्नाटक में कमजोर हो गए, तमिलनाडु से तो बहुत पहले चले गए, आंध्र में उखड़ गए, तेलंगाना में उखड़ गए। ये सब कांग्रेस की जगह थी। दे कुड नेवर अंडरस्टैंड द रीजनल एस्पिरेशंस। हमारे मोदी जी यूएनओ में जाते हैं, चर्चा किसकी
चर्चा किसकी करते हैं? तमिलनाडु की कविता की करते हैं, कवि की करते हैं। रीजनल जो हमारे देश के लोग जिन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश के साहित्य में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उसके लिए करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यह मानना है कि विचार के आधार पर हम आज नहीं तो कल इन प्रदेशों में भी कमल खिलाएंगे इस बात पर। लेकिन लड़ाई किससे है हमारी? जम्मू कश्मीर में हम किससे लड़ रहे हैं? मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, पीडीपी महबूबा की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। अब हरियाणा में बात, पंजाब में आ जाओ, शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी है। अब तो दूसरी पार्टी भी जो है वो भी परिवार जैसी पार्टी हो गई। अब हरियाणा में आ जाओ, परिवार की पार्टी है। अब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 287 सीट्स में चुनाव लड़ा और 280 सीट्स में जमानत जब्त हो गई शुक्ला साहब। और हमसे लड़ कौन रहा है? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी है। यहां भी हम किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु, केरला में हम, बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी है। पीसी भाईपो की पार्टी है, दीदी की पार्टी है और भतीजे की पार्टी है। नवीन बाबू की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है उड़ीसा में। आप वाईएसआर की बात कर लीजिए, जगन मोहन की बात कर लीजिए, परिवार की पार्टी है। आप तेलंगाना में आ जाइए, टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति, केशव चंद्रशेखर राव, केसीआर, परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु, परिवार की पार्टी है। हर जगह परिवार। शिवसेना जो अब समाप्ति की ओर हो गई, वो भी परिवार की पार्टी है। एनसीपी, परिवार की पार्टी है। और मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी कुछ नहीं। और ये सब लोग रीजनल एस्पिरेशंस को उछालते चले गए और बाद में ये परिवार की पार्टियां बन गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वंशवाद के खिलाफ। और किसी को भी प्रजातंत्र, और बिहार में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार वैसे भारत देश ही प्रजातंत्र की, इट इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कभी वैशाली को नहीं भूल सकते, बिहार की धरती को नहीं भूल सकते। हम यहां से जन्मे हुए, तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात भी करें तो उसके लिए परिवारवाद चैलेंज है। और उस चैलेंज को अगर लड़ना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही लड़ सकती है। और इसलिए मैं ये बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हमारे कार्यालय बनाना, सिर्फ कार्यालय बना करके हम 700 कार्यालय हमारे बन गए, ऐसा नहीं है। ये 700 कार्यालय ये पावर हाउस बनने हैं, इनको जनरेशन करना है, इनको जनरेट करना है। एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कार्यकर्ताओं को जनरेट करने की उपकरण बनना है इसको। और आप देखिए ना, अब तो मंजिल बहुत नजदीक है। आप देखिए, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उनकी बात करो। मैं याद करता हूं, यही पटना में था, मेरी उम्र शायद 6 साल थी, 66-67 की बात होगी। जनसंघ ने तय किया कि हर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। सुशील जी ज्यादा बता सकते हैं, उस समय शायद तय हुआ था सभी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेंगे। जीतने के कोई आसार नहीं थे। जनसंघ का दिया वाला कैप पहन करके एक मोटरसाइकिल लेकर के एक विधानसभा में। मैं छोटा था, 6-7 साल का था। मैंने पूछा इससे होगा क्या? राजनीति में मेरी रुचि थी। बोले इससे दिया पहुंचेगा, जीतना तो है नहीं लेकिन इससे दिया पहुंचेगा। आज भी एक छोटे से बालक के रूप में मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि लड़ाई कमिटमेंट से होती है, लड़ाई कमिटमेंट से ताकत पैदा करती है। तो आज आप समझिए कि ये कितनी खुशी का दिन है कि आज आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में सरकार में आप विराजमान, आपकी ताकत, आपके एमएलए, आपके एमपी, आपका समर्थन समाज के बीच में। और मैंने कल भी कहा, बाईं ओर, मैं कल बात कर रहा, रोड शो कर रहे थे, तो बाईं ओर तो हाथ में हिला रहे थे, तो बाईं ओर तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे।
विमेंस कॉलेज से लेकर के मौर्या के चौक तक कोई भी ऐसा ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बस ड्राइवर, कंडक्टर, बस में चलने वाला साधारण व्यक्ति, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जिसने खिड़की से हाथ निकाल करके हाथ का अभिवादन किया। ये बीजेपी की ताकत बन रही है। आज आम गरीब साधारण व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो रहा है। कोई चाय की दुकान लगा करके ठेला वाला खड़ा है, वो आपको नमस्ते कर रहा है। कोई दुकान पर आकर के कोई रिक्शा वाला चाय पी रहा है, वो आपको नमस्ते कर रहा है। वो तो कोई तैयार करके लाया हुआ व्यक्ति नहीं था। और हमें तो इतना समझ में आता ही ना कि मेरे नारे कौन लगा रहा है। तो ये परिवर्तन आज भारतीय जनता पार्टी आम गरीब व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई पार्टी, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, इनकी पार्टी। और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची, विकास और भारतीय जनता पार्टी ये पर्यायवाची। इसलिए मित्रों, मैं आज के दिन आपको अब बहुत सी बातें मैं कह सकता हूं, मैं आपकी उस पर चर्चा नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हैं, आप विचारों के वाहक हैं। इसलिए राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक बातचीत और समाज और देश के लिए की बातचीत हमेशा लोगों के बीच में रहनी चाहिए। ये हम लोग ऐसे ही बड़े साधारण ढंग से कह देते हैं, ये देखो स्वच्छता अभियान हो गया, 11 करोड़ इज्जत घर बन गए। अब कहने का और समझने का तरीका है। आप, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, बचपन में जब मैं अपनी गाड़ी से सड़क पर, नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर चलता था, तो अगर सुबह 6 बजे चलता था या शाम को 6 बजे चलता था, तो मुझे झुंड पे झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सड़कों पर जाती हुई दिखती थी। और जब उनको गाड़ी की लाइट पड़ती थी, बेचारे साइड में हट जाती। मैंने वो दृश्य देखा, अपनी आंखों से देखा। और इनकी संख्या कितनी? राम मनोहर लोहिया जी ने कहा पार्लियामेंट में कि मुझे दुख होता है कि इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन 60 से लेकर के 2014 तक किसी ने नहीं कुछ किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण किया। और घर में सिर्फ एक महिला नहीं होती, बच्चे भी होते। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से कहता हूं कि डायरिया के इंसिडेंट्स घट गए। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मैं बोलता हूं कि डायरिया के इंसिडेंट्स घट गए। इसलिए स्वच्छता ही नहीं है, स्वस्थ परिवर्तन लाने का भी माध्यम है। लेकिन इन बातों को हमको बताना होगा, समझाना होगा, लोगों के बीच में जाकर के चीजों को रखना होगा। लोग जानते हैं। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आप बताइए, किसी देश ने दुनिया में कोरोना के संक्रमण में कोई इस तरीके का पैकेज किया? आज 80 करोड़ की जनता को, और उसमें प्रदेश सरकार अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ करके देने का प्रयास कर रही है। ये स्वावलंबी, पिछली बार 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो लोग बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए थे, लेकिन उसकी भी व्यवस्था की गई। ऐसी कितनी स्कीम्स है, मैं गिनाने लगूं और आप सब लोग जानते भी हैं। लेकिन इसके हमको वाहक बनना है, और इसके वाहक बनने के साथ साथ चीजों को नीचे तक ले जाना है, और एक दूसरे के साथ विमर्श करने का और अच्छी तरीके से रखने का अगर कोई स्थान है तो वो कार्यालय है, जिसका हमको उपयोग होना चाहिए। डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको फिर से पुनः बधाई देना चाहता हूं। आज मेरे लिए तो सच में बहुत ही खुशी का विषय है कि आज उन लोगों को कितनी खुशी होती होगी जो दरियों पर बैठ करके और छोटे छोटे कार्यालयों में, मिट्टी के मकानों में रहते हुए, बरसात आ जाए तो पानी भीग जाए, कमरा भीग जाए, ऐसी परिस्थितियों में पार्टी को खड़ा किया था। आज 16 कार्यालय, नए भवन, विकास के मंदिर, परिवर्तन के मंदिर बनकर के तैयार हुए, संस्कार के मंदिर बनकर के तैयार हुए, 7 नए कार्यालय और तैयार हुए। मेरी शुभकामनाएं हैं, बिहार जल्द से जल्द सभी जिलों में अपना कार्यालय बनाए और आगे बढ़े। हमारी इस शुभकामना के साथ
विचारधारा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।